नमस्कार साथियों, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीपी न्यूज़। आज हम एक कार्यक्रम को लेकर के आए हैं, जो कार्यक्रम एक न्यूज़ ही नहीं बल्कि वो कार्यक्रम है जो साहित्य से उद्भूत है, साहित्य से मिला हुआ है, साहित्य में घुला हुआ है और साहित्य की रचनाएं जो हैं इस स्वाद को आज लेंगी। वो साहित्य जो है, शास्त्र भी कहते हैं कि जो व्यक्ति साहित्य और संगीत नहीं जानता वो बिना पूंछ के पशु के समान है। इसी प्रकार से साहित्य वो चीज़ है जिससे कि हम समुद्र की गहराइयों से लेकर के आकाश की ऊंचाइयों तक का ओतप्रोत हो जाते हैं और उसका रसास्वादन लेते हैं। वो साहित्य जिससे एक व्यक्ति जो है साधारण जीवन से असाधारण जीवन जीता है। वो लेखनी स्वतंत्र रूप से चलती है, उसी लेखनी का आज एक उदाहरण हमारे बीच में है, जो कि शिखरों के स्वर नाम से एक पुस्तक जिसका विमोचन आज ढालवाला में हो रहा है। इस पुस्तक की लेखिका हैं श्रीमती ममता जोशी, जो कि साहित्यकार हैं, कवि हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं जो कि साहित्य को जानने वाले हैं, संगीत को जानने वाले हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं और अनेकानेक विधाओं से परिपूर्ण हैं। हम अभिनंदन करते, स्वागत करते मंगलमय श्रृंखला का। दीपो ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति धना दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति परमेश्वरी शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति परित्राणाय गुरु ज्योति नमस्तुते। मंगलानां संधाना दशानां सद्दशामपि मंगलानां चिरंतारो वन्दे विनायको सरस्वती महाभागे विधेय मनोजने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यादेवी नमस्तुते। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभितम श्वेतांबरा धरा नित्यम श्वेत गंधार विपलम श्वेताक्ष वस्त्राचा श्वेत चंदन चंद्रतम श्वेत वीणा धरा शुभम श्वेत अलंकार भूषितम की मंगलमय भावना के साथ आज के इस मंगलमय कार्य का शुभकामनाओं से दीप प्रज्वलित करते हुए कल्याण विधानम कल्याणधरम कामना प्रक्रिया के पूज्य माता जी को भी पुस्तक देंगे, सबको एक पुस्तक भेंट करके स्वागत और सम्मान करके साहित्यकार के लिए बहुत ही बड़ी मंगलमय बेला होती है कि जब हम साहित्य का सम्मान करते हैं और हमारी लेखनी इस रूप से आगे बढ़ जाते हैं। नंदा राणा जी से मेरा निवेदन है वो भी आगे आ जाएंगे, इतने साथी बैठे हैं, यहाँ से सबके नाम लेने संभव नहीं हो पाने का। इधर कोई नीचे सभी मंच में भी नहीं है, प्रज्वलित रखना। इंदिरा आर्य देवी से भी निवेदन करूंगा, अपने समस्त बहनों से भी निवेदन करूंगा, रश्मि जी हैं, प्रियंका जी हैं, आदरा पैनली साहब हैं, घनश्याम मटाई जी हैं, सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस विमोचन की पावन प्रक्रिया का प्रारंभ करते हुए अभिनंदन है। स्वस्थ प्रजाभ्याम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्तं सुखिनो भवतु। नमस्ते सते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो वेद तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय।
श्वेताय नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरणं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सुप्रकाशं त्वमेकं जगत्कृतपात्रहर्तुं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणानां गतिविपराणिनां पावनं लिखती रही कागज लिखकर कहानी बनी कहानी किताबों में छपी सबने पढ़ी सबने सुनी सारे जहां को बटी तेरी कहानी कलम तेरी कविता कलम प्यारी कलम अखबारी कलम तुझको नमन है मेरा तुझको नमन है मेरा भावों की भावांजलि ये जो साहित्यकार के जीवन में हमेशा हमेशा जुड़ती है उसके जीवन का जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्षण होता है वो क्षण ये होता है कि जब उसकी लेखनी की जो भाव होता है वो आम जनता के पाठकों के बीच आता है और पाठक उसको पढ़ता है पठनीय कविताओं का समावेश करने की पूरी कोशिश की है आदरणीय ममता जोशी स्नेह देने और एक कोशिश की प्यार मिलता गया प्रेम लिखती गई लिखते लिखते ही मैं इस नेहा बन गई लिखते लिखते ही मैं इस नेहा बन गई। कि लोग शहर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं बजाय अपने पुरखों की जमीन को छोड़कर। सर यहाँ पे है क्या कि दो चीजें हैं। जैसे देखो गांव में हमारे पास सब कुछ है, कितनी खेतें हैं, वही यहाँ पे हम किराए के मकान पे एक कमरे पे रहने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो ये क्या है, हम अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं और ये मजबूरियां ये है कि तीन चीजें बहुत खास है कि उसमें से है जैसे हमारी शिक्षा हुई और स्वास्थ्य की कमी है, क्योंकि अगर कोई गांव में बीमार होता है जब तक हम ऋषिकेश लाते हैं वो तब तक मर जाता है रास्ते में, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस पे पीड़ा तो है, क्योंकि लिखने के लिए पीड़ा जो है हमारी कि हम यहाँ आ चुके हैं, देहरादून बस रहे, दिल्ली बस रहे, तो ये हमारी मजबूरी है। तो लेकिन मुझे लगता है कि हमारे तो अभी बच्चे छोटे, लेकिन जिन लोगों ने जो रिटायर हो गए अपनी नौकरी रोजगार के लिए यहाँ आ रखे, उनके बच्चे लायक हो गए, घर पे है, मुझे लगता है कि उन लोगों को गांव में जाके एक हवा स्वच्छ पानी है हमारा, उसकी छांव में रहना चाहिए अपने बुजुर्गों की, क्योंकि उन्होंने भी अपना खून पसीना बहाकर ये मकान बनाया है, घर बनाया है। घर नहीं, आज तो घर नहीं रहे, बंदरों ने राज कर दिया, क्योंकि लोग रहने के लिए तैयार ही नहीं है। जी बात करते हैं, अब अगर मैं हिंदी की बात अगर करूं तो हिंदी को आजकल जो है आजकल अधिकतर लोग जो है अंग्रेजी का प्रयोग करने लगे हैं, और इसका एक कारण ये भी है जो हमारे फोन हैं लैपटॉप्स हैं ज्यादातर अंग्रेजी में ही इनका जो है कार्य चलता है। तो हिंदी को जो है पढ़ना, और कहीं पर अगर देखा जाए बड़े महानगरों की मैं बात करूं तो लोग हिंदी में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, वो अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। उसी की जगह पर आज हिंदी की इतनी दुर्दशा है कि हिंदी का जो है राजभाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई है, जिसमें कि आपकी इसमें एक कविता भी है, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? तो सर बात ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हिंदी जैसे हमारी राजभाषा है, राष्ट्र की भाषा है, तो भले चाहे इंग्लिश कितनी भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं आज, तो इंग्लिश ये नहीं कि हमें हिंदी विषय पे कार्य करना है, क्योंकि क्या हो गया है कि आज स्कूलों में इंग्लिश भाषा का प्रचार है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब आज साहित्यकार लिख रहे हैं तो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारी हिंदी बहुत अच्छी, मतलब हिंदी का जिस प्रकार से राष्ट्रभाषा है वो हमेशा रहेगी, और हिंदी का अपना एक स्थान रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे साहित्यकार अपने छंदों पे लिख रहे हैं, उन्हें ज्ञान हो रहा है। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था लेकिन हमें इतना नहीं था पता, लेकिन जब से लिखना शुरू किया तब से हमें दोहे के बारे में पता है कि दोहे में मात्राएं क्या होती है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, मतलब हमने सिर्फ पढ़ा था पर इतना पता नहीं था। तो जब पता ही नहीं है तो लोगों को क्या पता होगा, तो इसीलिए आज जिसको पता है, तो धीरे धीरे हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के लिए अनेक साहित्यकार अपने काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा हमारी हमेशा राष्ट्रभाषा रहेगी, और हिंदी का प्रचार प्रसार जितनी तेजी से हो रहा है बहुत आगे बढ़ेगी। जी धन्यवाद। हिमालय के ऊंचे शिखरों पर मधुर निनाद सुनाई देते हैं, नयनों को अपनी ओर जो खींचे वह अप्रतिम दृश्य दिखाई देता है।
शिखरों से निकलती धाराओं से उपवन बिटवों को सींचते देखा है। खेतों में फसलों के फर को मैंने हवा की झोंकों में झूमते देखा है। हवा की झोंकों में झूमते देखा है। जी धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए DVM न्यूज़।